आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना। हेलो नमस्कार, मैं हूं नितिन ठाकुर और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास वीकली पॉडकास्ट मनी मैनेजर। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। हमने मनी मैनेजर के पिछले एपिसोड में बात की थी कि खत्म होते फाइनेंशियल ईयर से पहले आपको कौन कौन सी चीजें कर लेनी चाहिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट पर असर डालती हैं। और आज जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना चेंजेस को डिस्कस करें आज, जिन्हें सरकारें 1 अप्रैल से लागू कर रही हैं। इनका सीधा असर भी आपकी हमारी जेबों पर पड़ता है। आज सलाह लेंगे अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कि ये जो अप्रैल की शुरुआत है, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, इसमें प्लानिंग कैसे करें। हमारे साथ एक बार फिर हैं टीना जैन कौशल। टीना सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर हैं और बिजनेस टुडे मैगजीन की सीनियर एडिटर भी हैं। हेलो टीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नितिन, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और आपका काम तो काफी बढ़ गया होगा, नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, बहुत सारी सलाहें देनी पड़ती होंगी। बिल्कुल, लोग आने लगे हैं कि पिछले महीने ही काफ़ी टैक्स कट चुका है लोगों का, तो पूछ रहे हैं अब नया साल कैसा अच्छा रहे, क्या शुरुआत करें जिससे अच्छे पैसे आए और टैक्स प्लानिंग। इस साल बचत ज्यादा हो, इस साल कमाई ज्यादा हो, तो वो तो आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ। क्योंकि हमारे भी कई दोस्त कह रहे थे कि इस बार का मनी मैनेजर जो है उसमें शुरू में ही पूछ लेना भाई। इस बार आपने जो पूछा है ना कि लास्ट में क्या क्या कर लें, तो पूछो ये कि शुरू में क्या क्या कर लें। तो आज पूछेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेट बढ़ा दी गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए टीना, क्या डेट है और क्यों जरूरी है इन्हें लिंक कराना? जी नितिन, आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी गई है और इस बार ये नई डेडलाइन है मार्च 2023 की। और ये एक्चुअली मैं बोलूँगी कि मेरे करियर की सबसे लॉन्गेस्ट फॉलोअप स्टोरी हो गई है, क्योंकि पहला ये डायरेक्शन आया था 2017 में और अभी 2022 में फिर इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। बट इस बार एक नई चीज़ ये है कि अगर आपने 2022 मार्च 2022 तक नहीं बढ़ाई तो आप पे इस बार फ़ी लगेगी, जो कि है 500 रुपये अगर आपने जुलाई के अंदर अंदर करा ली, और अगर आपने मार्च 31 2023 तक बढ़ाई तो 1000 रुपीज़ है। और अगर आपने मार्च 2023 के बीच के बाद भी नहीं बढ़ाई तो सरकार कहती है कि हम आपके पैन को इनवैलिड कर देंगे। तो इस बार सरकार थोड़ी सीरियस लग रही है और मेरी राय यह है कि इस बार आधार और पैन कार्ड को लिंक कराई लीजिए। हम्म तो अब कराना अनिवार्य है, करा ही लेना चाहिए। सिटी बैंक के ग्राहक अब एक्सिस बैंक के हो गए हैं, ये मैंने इसी हफ्ते पढ़ा। तो जरा इसे डिकोड कीजिए, क्या हुआ है, ये मर्जर वगैरह हुआ है कुछ? तो सिटी बैंक कंज्यूमर बिजनेस को एक्सिस बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। सिटी बैंक ने पिछले साल ही बोल दिया था 2021 में कि वो 13 मार्केट से एग्जिट करेंगे जो एशिया में है, और इंडिया का मार्केट उनमें से एक है। तो कल एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई है, प्रेस मीट हुई है, जहां की एक्सिस बैंक ने बोला है कि हम सिटी बैंक के कंज्यूमर बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। उस पूरी डील की वैल्यू है $1.6 बिलियन। और जो एक्सिस बैंक के एमडी हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं सिटी बैंक को, उनको कुछ चिंता की कोई विषय नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अवार्ड हैं, प्रिविलेजेस हैं और रिवॉर्ड्स हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिटी बैंक के कस्टमर के रिवॉर्ड ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमारे ऊपर है, जो भी सिटी बैंक का कस्टमर है वो माइग्रेट करता है कि नहीं एक्सिस बैंक पे। और तीसरी हेडलाइन है, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। ये तो खुशी की बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस न्यूज़ का बहुत इंतज़ार करते हैं।
तो अब ये 3% बढ़ गया है, जो पहले 31% ऑफ बेसिक सैलरी था, अब ये डीएनएस अलाउंस 34% हो गया है। तो इसका डायरेक्ट असर आपकी नेट सैलरी पे पड़ेगा, नेट टेक होम पे पड़ेगा, और ये लागू होगा जनवरी 1, 2022 से। तो अभी जब त्योहारों का टाइम आने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक बोनंजा से कम नहीं है, तो एक अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। वाह भाई वाह, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो टीना, आज के टॉपिक पर आते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में हमें कौन कौन सी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ये सुनते हैं आपसे। तो सवाल तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में किसी आम आदमी को, हमारे आपके जैसे को, प्लानिंग क्यों कर लेनी चाहिए? थोड़ा रुक कर क्यों नहीं? अभी तो टैक्स भरा ही था, थोड़ा बहुत सुस्ता लें। तो हमें अपनी जो गलतियां करी हैं उनसे सीख लेनी है। मैंने कितने लोगों से मिली हूँ जो कह रहे हैं फेब मार्च में सैलरी से हमारा टैक्स कट गया, पर क्यों कट गया इस बात पे ध्यान लगाइए। और जैसे कि आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है नितिन, तो आप अपने आप को कुछ गोल्स देते हो कि मुझे इस साल फिट रहना है या मुझे वेकेशन पे जाना है। तो अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो आपको फाइनेंशियली फिट बनना है। तो इसके लिए आपको करनी है टैक्स प्लानिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और आपको करनी है फिनेंशियल प्लानिंग। और फिनेंशियल प्लानिंग में आपको देखना है कि इस साल मेरे गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से मैं साल के शुरू में ही इन्वेस्ट करूँगा। जो टैक्स चेंजेस हुए हैं उनको मैं ध्यान में रखते हुए बाकी टैक्स प्लानिंग करूँगा। तो अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स साल के शुरुआत में ही ले लेना, जो बाद के जो जैन और मार्च में जो हमारी खींचा खींची चलती है वो नहीं रहेगी, लाइफ आपकी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। थोड़े थोड़े टिप्स हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, अगर आपने उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लिया तो आपको खूब अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो उसमें एक बड़ा पहलू जो है वो टैक्स बचाना ही है, टैक्स सेविंग ही है। सबका जोर इस पे ही रहता है। तो नए साल में कोई भी टैक्स हम कैसे बचाएं, एक बार बात हो जाए इस पर सबसे पहले तो। जी हाँ, सबसे पहले जब हम टैक्स बचाने की बात करते हैं तो सेक्शन आता है 80C, जिसमें हमें डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख का। तो अब हमें साल के अंत तक नहीं जाना, मार्च में जाके इन्वेस्ट नहीं करना उस अमाउंट को। हमें चाहिए कि हम साल के शुरू में ही ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि अगर आप साल में के शुरू में कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट या फिर रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो जब 80C की बात आई है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोगों को अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए, और उसमें जो 1.5 लाख की लिमिट है वो आप साल के शुरू में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। और जब मैं साल के शुरू में कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ आप 5 अप्रैल से पहले पहले कर दीजिए, क्योंकि आप 5 अप्रैल से पहले पहले कर देंगे इन्वेस्ट तो आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर आप 5 अप्रैल के बाद जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पे आपको उस महीने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो एक सलाह सबसे पहले यही है कि 5 तारीख से पहले जमा करिए, क्योंकि बाद जमा करने पर आपको उस राशि पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी बता देती हूँ कि अगर मैं 1.5 लाख हर साल 5 अप्रैल से पहले जमा करती हूँ 15 साल के लिए, तो मेरा जो डिपॉजिट होगा, जो मेरा फंड होगा, वो लगभग 3 लाख रुपए ज़्यादा होगा अगर मैं साल के अंत में करती हूँ। तो थोड़ी सी प्लानिंग से आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी। तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए। पर एक क्वेश्चन मेरे से लोग ये भी पूछते हैं कि पैसे नहीं है तो क्या करें साल के शुरू में? तो इसका भी यही जवाब है, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते रहिए, हर महीने लगाइए। अगर एक साथ नहीं लगा सकते तो हर महीने 5 अप्रैल से पहले पहले 5 तारीख से पहले पहले हर महीने की 5 तारीख पे आप पैसा डालते रहिए पीपीएफ का। और ये भी नहीं मुश्किल आ रही है तो आप बोलिए कि एक शॉर्ट टर्म डेट फंड खोल लीजिए या आरडी साथ में खोल लीजिए, जिससे कि साल के अंत में जितना पैसा आपका इकट्ठा होगा वो आप पीपीएफ में डाल सकते हो। तो 80C का थोड़ा प्लानिंग कर लीजिए। अगर पीपीएफ में नहीं डालना तो कहाँ डालना है? अगर मुझे इक्विटी लिंक चाहिए तो अभी से एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। 12,500 का आपका करेंगे तो साल का 15 लाख बन जाए, 1.5 लाख बन जाएगा। तो छोटी छोटी प्लानिंग है, बट बहुत मदद कर सकती है आप। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है। हम जो आम इन्वेस्टर हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करना चाहिए? उसमें क्या करें कि निश्चिंतता बढ़ सके हमारी? तो सबसे पहले हम देखें तो पिछले साल जो स्टॉक मार्केट है उसने 20% का रिटर्न दिया है, और यही अगर मैं पिछले 2 साल में देखूं तो 100% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं इस तरह का इन्वेस्टर हूं जिसे थोड़ा जिसने 50% इक्विटी में कर रखा था, 35% डेट में कर रखा था और 15% गोल्ड में कर रखा था,
तो अगर मेरा 50,000 इक्विटी में था और 100% मेरी वैल्यू बढ़ गई है तो मेरा 1 लाख रुपया बन गया, पर मेरा जो एलोकेशन का परसेंटेज था ना वो डिस्टर्ब हो गया, वो 50 से 66% आ गया मेरा इक्विटी एलोकेशन। तो अभी मुझे दोबारा उसको 50% करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि अगर इक्विटी जा रहा है, डेट इक्विटी ऊपर है तो कभी डेट कुछ नीचे बढ़ रहा है, है, कुछ कभी कुछ घट घट रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन आप फॉलो करिए और एसेट एलोकेशन एक पकड़ के रखिए शुरू से ही, कि अगर मुझे इक्विटी 50% चाहिए तो मेरे पिछले 2 सालों में ऊपर नीचे जो भी हुआ है तो उसको मैं दोबारा मैनेज कर लूँ। अब उसको कैसे मैनेज करना है, आप देखिए आप किस में ओवरवेट हैं और किस में आपको कम करना है। तो आप या तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को जो आपके फंड्स हैं नहीं चल रहे हैं, या कुछ शेयर्स होंगे जो आपके नहीं अच्छे हैं, उनको बेच दीजिए। बेच के बराबर हाँ, करो, अब कहीं और लगाएं। जी। कहाँ लगाएं पर? ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए हम अलग से एपिसोड करेंगे अगर आप शेयर्स के बारे में पूछना चाह रहे ये हैं। आपने अच्छा आइडिया दिया कि किन सेक्टर्स में या किन जगहों पर या और क्या मौके हो सकते हैं जहां लगाना चाहिए, जी। तो वहां लगाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जहां आप घाटा खा रहे हो, अब साल शुरू हो चुका है, निकालिए और नई चीजें कीजिए कुछ जो बेहतर है। अच्छा, गोल रिव्यू को लेकर मेरा सवाल था। बहुत सारे लोग हैं जो इस साल, आपने खुद भी कहा, बहुत सारे लक्ष्य बनाए उन्होंने। कोई कह रहा है मुझे कार खरीदनी है अपने पसंद की, कोई कहीं घूमने जाना चाहता है, कपिल देव सिंह तो घूमने जाना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए कि भाई किस तरह से हमें अपना गोल सेट करना चाहिए, कैसे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए कि हमारा बजट भी डिस्टर्ब ना हो? तो जैसे कपिल का वेकेशन है, तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट टर्म गोल है। हम्म। तो उनको है कि मुझे 12 महीने में चलिए शॉर्ट टर्म एक वेकेशन पे जाना है। अब डिपेंड करता है उनको फॉरेन कंट्री में जाना है कि इंडिया में जाना है। मैं मान लेती हूँ कि 1 लाख का उनका बजट है, तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल है। आपको सबसे पहले देखना है कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता रहूं, जिससे कि साल के अंत में मेरा कुछ कॉर्पस बन जाए। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है ये समझना पड़ेगा। अगर कपिल का रिस्क प्रोफाइल है कि नहीं मुझे इक्विटी से दूर रहना है, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, तो आप आरडी कर लो। आप कहते हो नहीं मैं तो इक्विटी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे आप रिटर्न जिसमें अच्छा हो वो बताइए, तो आप इक्विटी में डाल दो। तो एक अपना आपने गोल समझ लिया, आपने अपना रिस्क प्रोफाइल समझ लिया। अब प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से कर लो, जैसे इक्विटीज़ में है या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालना है, आरडी में डालना है, जो भी है आप उसके हिसाब से चूज़ कर लो। अब कपिल का तो वेकेशन है, बट दूसरा कोई गोल हम देख लें। कोई अभी पेरेंट बना है, किसी के अभी अभी चाइल्ड हुआ है, बहुत बड़ा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है फादर बनना या पेरेंट बनना। तो उसके लिए है कि आप अभी से अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना स्टार्ट कर दो, कि मुझे अपने एक बच्चे को एक फॉरेन कंट्री में भेजना है पढ़ाने के लिए। तो आप तो कपिल जानते हो कि पैसा बहुत लगता है अगर हमें बाहर भेजना है तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एंड में जाके और आपका पैसा मिल जाएगा, आपको आज ही से ही पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो गोल्स रिव्यू करिए, और लॉन्ग टर्म है तो मैं एडवाइस करूँगी SIP स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इक्विटीज़ हमेशा हमने देखा है कि लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। और मेरा कहना यह है कि जो भी आपका सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो यदि आपको लगे कि मुझे पूछना चाहिए कि कैसे करूँ, तो प्लीज़ हमें लिखकर भेजिएगा radio@aajtak.com पर। कि अगर छुट्टी जाना है, कार खरीदनी है, खुद कहीं बाहर निकलना है, कुछ भी घर बनाना है, तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, कुछ चेंजेस हो रहे हैं 1 अप्रैल से, और लोगों की नज़र है उस पर। जैसे एक तो PF अकाउंट पर टैक्स, इसमें भी चेंजेस हुआ है, तो क्या बदलाव है? तो नितिन, 1 अप्रैल से आपके जो PF EPF अकाउंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक है टैक्सेबल और एक है नॉन टैक्सेबल। तो 2021 में फिनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला था कि जो भी EPF कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा कर रहा है उस पे इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। उससे पहले सारी इंटरेस्ट इनकम आपकी टैक्स फ्री थी, किसी पे नहीं है। तो जो भी एम्प्लॉई जिसका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है उसकी इंटरेस्ट इनकम पे ही टैक्स लगेगा। तो अगर नहीं है तो फिर आपका कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। पर अगर आप रिच कैटेगरी में आते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि 12% आपकी बेसिक सैलरी का होता है, तो अगर वो 2.5% 2.5 वो लाख 2.5 से, लाख रुपए हो गया, हाँ वो तो 2.5 लाख उसके से इंटरेस्ट ज़्यादा पर आप आ रहा है, टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करेंगे। तो ये बेसिकली उन्हीं को अफेक्ट करेगा जिनकी इनकम बहुत थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी सैलरी रिच है। कैटेगरी हाँ, में है। तो ये चेंज है इसमें।
और एक क्रिप्टो पर बहुत मैं आजकल देखता हूँ हर जगह अखबारों में और बहुत सारी मैगजीन्स में हर जगह क्रिप्टो की बाढ़ है। तो जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगने की शुरुआत हो गई है 1 अप्रैल से, सरकार सख्त हो गई है। लेकिन अभी काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसे लेकर कि किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। हमने बात भी की थी शायद थोड़ी-सी, है ना? जी, हाँ। जी। तो सरकार ने अब सीधे-सीधे बोल दिया है कि अगर आप क्रिप्टो से पैसा बना रहे हो, तो आप सीधे-सीधे उस पे 30% टैक्स देना ही देना है। और ये 30% आपको तब भी देना है अगर आप 2.5 लाख की इनकम आपकी नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आपकी 2.5 लाख से नीचे इनकम है, तब भी आपको क्रिप्टो पे टैक्स देना ही देना है। तो सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है क्रिप्टो के मामले में। और मैं तो कोई ऐसे यंगस्टर्स को भी जानती हूँ, पिछले साल की बात है, कि जिन्होंने बोला कि मुझे अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे आप लैपटॉप मत दो, मुझे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, वो करने दो। क्योंकि इतने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले 1-2 सालों में कि यंगस्टर्स, मिलेनियल्स और स्पेशली विमेन के ऊपर के अंदर बहुत पॉपुलर हुई है ये वर्चुअल एसेट्स। तो अब उसमें टैक्स लग गया है 30%। एक ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हम स्टॉक में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉस कर लेते थे, इसमें ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। आप कुछ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सीधे-सीधे आपको 30% टैक्स मतलब देना है। नुकसान आपका और मुनाफा हुआ इसमें तो हिस्सा हाँ, सरकार का भी है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा ये एग्रेसिव साइड में थोड़ी टैक्सेशन लग गई है क्रिप्टो में। सँभल के निवेश करिए अब। हाँ, आप संभल के कीजिएगा। एक चीज़ और है, इस साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर मैं पिछले साल की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज एक ग्रेडेड लेवल पे लगता था, जैसे कि 10% से 37% तक। अच्छा। और इक्विटीज़ में केवल 15% लगता था। तो थोड़ा कन्फ्यूजन था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तब भी इतनी सारी स्लैब्स क्यों दे रखी हैं। तो फिनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में ये बोल दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक ही रेट लगेगा सरचार्ज का, जो कि है 15%। 15। तो बस एक 15% आपको पकड़ के रखना है। अच्छा, एक सवाल मेरा घर के बारे में था। अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार ने टैक्स में कुछ छूट दी थी। मैं बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखता था, घर ले लीजिए और इसके अंतर्गत छूट ले लीजिए। इस वाले नियम में भी कुछ परिवर्तन है अप्रैल के बाद? हाँ, इस नियम को एक्चुअली एक्सटेंड नहीं किया है। तो अगर अच्छा। आपने घर खरीदा है मार्च 31 से पहले, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा नेक्स्ट ईयर। अगर आपने घर नहीं खरीदा है अब इस साल, आपको ये एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इस एक्सटेंशन के अंदर आपको 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन मिल रहा था, अगर आपकी जो हाउस वैल्यू है वो 45 लाख के अंदर अंदर है, उससे ऊपर नहीं जाती है। और ये काफ़ी अच्छा डिडक्शन था। लोग इसमें काफ़ी परचेज भी किया इस अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्शन के अंदर। पर इस साल से ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रख लीजिए अगर आप घर खरीद रहे हैं तो। अच्छा, तो 1.5 लाख का जो फ़ायदा हो रहा था, अब वो नहीं होगा। 45 लाख से ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए, कुछ भी लीजिए। हाँ, बट आप जो पहले घर लेते थे, जो आपको 80C का प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, या फिर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 2 लाख का, वो कंटिन्यू वो रहेगा। तो जारी है। हाँ, वो हाँ, जारी है। ये है। तो ठीक है, मेरा ख़्याल है कि मेरे हिस्से तो जो सवाल थे सब मैंने आपसे पूछ लिए, लेकिन किसी के मन में कोई सवाल है तो radio@aajtak.com पर ज़रूर पूछिएगा। आखिरी सेगमेंट पर आते हैं टीना, नाम है क्लोजिंग बेल। तो हम इसमें पूछते हैं कि इस हफ्ते क्या-क्या नया होने वाला है ताकि हमारा बजट ना बिगड़े। तो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी है? हमें रखनी है मॉनेटरी पॉलिसी पे नज़र, जो कि 8 अप्रैल को होनी है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम आरबीआई जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसके विपरीत ही काम कर रही है। दुनिया भर में अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, बिल्कुल। कनाडा ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भारत में भी बढ़ रहा है। आज यूएस और ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद और बढ़ने लगा है, बट काफ़ी टाइम से हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और आरबीआई नहीं बढ़ा रही इंटरेस्ट रेट। तो अभी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट के फिगर हैं, वो टॉलरेंस लेवल जो हमारा 6% है उससे ऊपर जा चुके हैं। तो अब देखना है कि आरबीआई जो अपनी अकोमोडेटिव पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखेगी, या फिर ग्लोबल स्ट्रैटेजी जो देख रहे हैं, जो दुनिया भर जो में दुनिया जो में हो रहा है वैसा ही कुछ वैसा होगा। ही कुछ करेगी। तो काफ़ी टाइम से उन्होंने उसको रोक रखा है, ग्रोथ पे फोकस है, बट थोड़ा अब लोगों का भी सब्र टूट रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सब कुछ देखना पड़ता है आगे पीछे। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे नज़र रखिए। हुँ।
दूसरा है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट आने वाले हैं, नए साल की शुरुआत है, नई फाइनेंशियल ईयर की, तो उस पर नज़र बनाए रखिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल के कारण कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं, उसके कारण काफ़ी सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं। जैसे हम जो भी कमोडिटीज़ पे निर्भर करते हैं, जिनका रॉ मटेरियल कमोडिटीज़ है, वो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो चुके हैं। जैसे हम सीमेंट की बात कर लें, हम ऑटो की बात कर लें, तो हमें देखना है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इस साल इस क्रूड ऑयल का क्या असर पड़ने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टॉक मार्केट पे उथल पुथल होने की संभावना है, कुछ सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। तो नज़र बनाए रखिए फाइनेंशियल मार्केट्स पर। और रूस यूक्रेन युद्ध का तो पता नहीं रुकेगा कि चलता रहेगा। रुक गया तो अच्छा है, चलता रहा तो ये हालत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया टीना। आज का टॉपिक जो था काफ़ी मज़ेदार था और मुझे उम्मीद है इसे सुनने के बाद लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर थोड़ा सतर्क होंगे। साल शुरू हो चुका है, कई चीज़ें अभी कर लें तो अच्छा, आखिरी वक्त की भागा दौड़ी से तो यही बेहतर है। कैसा लगा आपको मनी मैनेजर, प्लीज़ बताइएगा radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9953323303। आज का शो प्रोड्यूस किया है कपिल देव सिंह ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं हमारे साथी अमृत रेगी। अगले शनिवार फिर लौटेंगे मनी मैनेजर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। इजाजत।